हेलो दोस्तों, हाजिर हूँ एक बहुत ही एंटरटेनिंग और रोमांटिक चाइनीज मूवी लेकर। सोचो जरा, आपकी लाइफ में अचानक आने वाला शख्स आपको शादी के लिए प्रपोज कर ले। अपनी सिचुएशन की वजह से आप हाँ कहने पर मजबूर हो जाती हैं, लेकिन बहुत जल्द वो इंसान आपकी जिंदगी का प्यार बन जाता है। तो बढ़ते हैं अपनी जबरदस्त सी रोमांटिक मूवी की तरफ, जो आपको मूवी के आखिर तक जुड़े रहने पर मजबूर कर देगा। मूवी के फर्स्ट सीन में हम देखते हैं जी को, जो इस वक्त एक रेस्टोरेंट से भागने की कोशिश कर रही थी और इसी कोशिश में उसकी टक्कर हमारे मेन लीड हुआन से हो जाती है। रेस्टोरेंट का मैनेजर जो जी का पीछा कर रहा था वो उस पर पानी फेंकता है, लेकिन खुद को बचाते हुए जी हुआन को आगे कर देती है और जो मैनेजर की तरफ से फेंका हुआ पानी हुआन पर गिर चुका था। तभी जी कहने लगी, रुको जरा, मैं तुम्हारा चेहरा साफ कर देती हूँ। जिस पर वो कहने लगा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मेरे साथ जो करना था वो तुम कर चुकी हो। तभी जी उसे पैसे देते हुए कहने लगी, ये 50 येन अपने पास रखो और अपने ये कपड़े ड्राई क्लीन करवा देना। और ये हुआन के लिए दूसरा झटका था। तभी वो कहने लगा, तुम्हें क्या लगता है कि मैं 50 येन में अपने कपड़े ड्राई क्लीन करवाने वालों में से हूँ? तुम्हें जरा भी आइडिया है कि मेरे इन कपड़ों की कॉस्ट क्या है? तभी जी कहने लगी कि देखो, अगर ये तुमने मिलियन येन के लिए हैं तो मेरे पास इतनी अमाउंट नहीं है। ये सुनते ही हुआन को आइडिया हो चुका था कि जी यकीनन हालात की मारी हुई लड़की है। तभी कहने लगा, क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? और ये सुनते ही जी कहने लगी, क्या शादी? और मन ही मन में कहने लगी, इस लड़की की तो मुझे मेंटल हालत ही खराब लगती है, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। और 50 येन उसके हाथ में रखते हुए कहने लगी, मेरी मॉम मेरा वेट कर रही होंगी, मेरा ख्याल है कि मुझे अब चलना चाहिए। और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जी के जाते ही हुआन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है, जो उससे पूछ रही थी, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि आज के दिन तुम जरूर शादी करोगे, लेकिन देखो अभी तक तुमने मुझे मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ से नहीं मिलवाया। मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर तुमने आज शादी ना की तो मैं कभी भी अपनी सर्जरी नहीं करवाऊंगी। लेकिन हुआन उन्हें यकीन दिलाता है कि वो आज के दिन शादी जरूर करेगा और एक दफा फिर जी के पीछे बाहर चला आता है। जबकि दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं, जो इस वक्त हुआन से अपनी जान छुड़वाना चाह रही थी। तभी उसको उसकी मॉम की कॉल आ जाती है, जो उससे पूछ रही थी कि आखिर फैंग में मसला क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर तुम मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देती। तभी जी कहने लगी कि फैंग एक बहुत ही टॉक्सिक इंसान है, मैं उसके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहती और प्लीज आप मुझे इस तरह इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद कर दें। इसी दौरान जी का सामना फैंग से होता है, जिसको देखते ही वो पूछने लगी कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है तो तुम मुंह उठाकर यहाँ क्यों चले आए? जिसके जवाब में फैंग कहने लगा, ब्रेकअप? तुम्हें क्यों लगा था कि हमारा ब्रेकअप इतनी आसानी से हो जाएगा? अभी तो तुमने मुझे ब्रेकअप फीस भी नहीं दी, उसके लिए तुम्हें मुझे 8000 युआन देने होंगे। लेकिन जी उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि तुम्हारे हाथ में मौजूद वॉच मैंने तुम्हें लेके दी है, जो सूट तुमने पहना हुआ है ये भी मेरा दिलवाया हुआ है, और जो कैश अमाउंट मैं तुम्हें देती रही हूँ वो सब इसके अलावा है, और तुम्हें फिर भी लगता है कि मैं तुम्हें अमाउंट दूंगी। लेकिन फैंग उसे बताने लगा कि जब तक तुम मुझे पेमेंट नहीं दोगी मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाला। तभी जी कहती है कि मैं कोर्ट चली जाऊंगी और वैसे भी मेरे पास ट्रांजैक्शन की सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं। ये सुनते ही फैंग उस पर हाथ उठाने लगा, लेकिन तभी वहाँ पर हुआन आ जाता है, जो फैंग का हाथ रोकते हुए कहने लगा कि जी पर हाथ उठाने की गलती बिल्कुल भी मत करना। फैंग पूछने लगा कि ये लड़का कौन है, जिस पर हुआन बताता है कि मैं इसका होने वाला हस्बैंड हूँ। तभी फैंग कहने लगा, हमारे ब्रेकअप को अभी टाइम ही कितना हुआ है और तुमने फिर किसी और के साथ अफेयर चलाना भी शुरू कर दिया। लेकिन अब जी सारी सिचुएशन को समझ चुकी थी। तभी हुआन को हक करते हुए कहने लगी, बेबी जरा इसे देखो ना, मुझे दिन दिहाड़े हरास करने की कोशिश कर रहा है। जिस पर हुआन अपने आदमियों से कहने लगा कि इस आदमी के जिस्म पर मौजूद मेरी वाइफ की हर एक चीज इससे छीन लो, जिससे फैंग की अकल जल्द ही ठिकाने आ गई थी। जबकि खुद हुआन जी को वहाँ से चलने के लिए कहने लगा, लेकिन चलते हुए उसका पाँव मुड़ जाता है। हुआन उसे अपने हाथों में उठाकर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। गाड़ी में बैठते ही हुआन पूछने लगा, क्या तुम्हारा पाँव ठीक है? जिस पर जी बताती है कि हाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हुआन उससे करीब आने लगा। तभी जी मन ही मन में कहने लगी, यार ये कितना हैंडसम है, लेकिन अभी हमें मिले हुए कितना ही टाइम हुआ है कि ये मुझे किस करना चाहता है। लेकिन खैर कुछ भी हो, जैसे हैंडसम इंसान के लिए इतना डिस्काउंट तो बनता ही है। लेकिन जल्द ही उसे रियलाइज हो चुका था कि उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। मुद्दे पे आते हुए हुआन कहने लगा, तुमने मुझे सबके सामने अपना हस्बैंड बुलाया, लेकिन अब तुम्हें अपने वर्ड्स पूरे करने होंगे, तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी और इसके बदले मैं तुम्हें महीने के 5 लाख युआन देने के लिए रेडी हूँ। तभी जी कहने लगी, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि तुम नाटक कर रहे हो, ना तो तुम कोई मिलियनेयर हो और ना ही ये गाड़ी तुम्हारी अपनी है, तुमने यकीनन किसी से रेंट पर ली हुई होगी। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। एक्चुअली मेरी मॉम मुझे शादी के लिए बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है। अगर तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहते हो तो मैं तुम्हें हर महीने 5000 युआन दिया करूंगी। यूँ वो दोनों शादी करने के लिए राजी हो चुके थे और कुछ ही देर में उनकी शादी हो जाती है और वो अपने सर्टिफिकेट हासिल कर चुके थे। लेकिन ब्यूरो सेंटर से बाहर निकलते ही जी कहने लगी, मेरा ख्याल है कि हमने कुछ ज्यादा ही जल्दी कर दी, शायद हमें डिसीजन लेने से पहले सोचना चाहिए था। जिस पर हुआन उससे पूछने लगा कि क्या तुम शादी करने के डिसीजन से पछता रही हो? लेकिन जी कहने लगी कि मैं पछता नहीं रही, बल्कि अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। हम एक
दूसरे को नहीं जानते, एक दूसरे की नेचर को नहीं समझते, एक दूसरे के बैकग्राउंड के बारे में कुछ नहीं जानते, लेकिन खैर छोड़ो, जो होना था वो हो चुका है। इसी दौरान जी पाँव फिसलने से गिरने लगी, तभी हुआन उसे संभाल लेता है। तभी जी की आंटी आ जाती है, जो जी को देखते ही उससे पूछने लगी कि ये लड़का कौन है। जी उन्हें बताने लगी कि ये मेरे हस्बैंड है और हमारी शादी हो चुकी है, जिस पर आंटी अच्छी खासी इम्प्रेस हो चुकी थी। सीन में हम जी की मॉम को देखते हैं, जो जी की आवाज सुनते ही बीमार होने की एक्टिंग करने लगी और जी को देखते ही कहने लगी, मैं जानती थी कि तुम मुझे कभी भी चैन से जीने नहीं दोगी। लेकिन जी की आंटी उसकी मॉम को बताती है कि आपकी बेटी शादी कर चुकी है और उसके पास खड़ा लड़का उसका हस्बैंड है। ये सुनते ही जी की मॉम उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि तुम एक बहुत ही बदतमीज लड़की हो, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे बिना परमिशन की शादी करने की। इस लड़के से तुमने शादी कर ली और उसके साथ सर्टिफिकेट हासिल कर दिया, लेकिन इसने तुम्हें डॉरी तक नहीं दी। लेकिन तभी हुआन की पहनी हुई शर्ट को देखकर मॉम को आइडिया हो जाता है कि ये एक डिजाइनर शर्ट है, हो सकता है कि ये एक अमीर लड़का हो। लेकिन आंटी कहने लगी, अब हर एक की किस्मत मेरी बेटी की तरह तो नहीं हो सकती ना। मॉम हुआन से पूछने लगी कि तुम कहाँ काम करते हो, जिस पर वो बताता है कि एक्चुअली मैं क्वीन इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ। तभी आंटी पूछने लगी कि वहाँ पर कौन सी पोजीशन पर हो। हुआन उन्हें बताता कि वो क्वीन इंडस्ट्रीज का CEO है। इससे पहले ही जी, जो उसे ड्राइवर समझ रही थी, कहने लगी कि ये वहाँ के प्रेसिडेंट का असिस्टेंट है। और मन ही मन में सोचने लगी, अगर मॉम को पता चल गया कि मैंने क्वीन इंडस्ट्रीज के CEO के ड्राइवर से शादी की है, तो वो तो मुझे जान से ही मार देंगी। जबकि ये सब सुनने के बाद आंटी कहने लगी, मेरा सन इन लॉ तो एक बहुत बड़ी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर है। तभी मॉम हुआन से पूछती है कि तुम्हारी मंथली सैलरी कितनी है, जिस पर हुआन उन्हें हाथ के इशारे से 1 का बताता है। और मॉम कहने लगी कि क्या तुम्हारी सैलरी 1000 युआन है? नहीं, तुमसे अपनी बेटी की शादी करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं तुम्हें कहती हूँ कि मेरी बेटी को डिवोर्स दो। जी, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इस इंसान को डिवोर्स दो, वरना मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं देखने दूंगी। हद होती है भला, 1000 युआन में ये पहले तुम्हारे कौन से एक्सपेंसेस पूरे करने की कोशिश करेगा। देखो जरा, तुमने कैसे एक ऐसे इंसान से शादी कर दी जो अपने खर्चे तक नहीं उठा सकता। मैं तुम्हें कह रही हूँ कि इस इंसान को अभी के अभी डिवोर्स दो। जिस पर जी कहने लगी, मॉम प्लीज, आप मुझे डिवोर्स के लिए प्रेशराइज नहीं कर सकती, मैंने आपके कहने पर ही शादी की है। तभी मॉम आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करती है, लेकिन हुआन उनका हाथ पकड़ के कहने लगा कि इस पर हाथ उठाने की गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा, अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तभी वहाँ पर जी की कजन लू आ जाती है, जिसके साथ उसका बॉयफ्रेंड भी मौजूद था। और लू आते ही अपनी मॉम से कहने लगी, देखे मैं आपके लिए कितना अच्छा गिफ्ट लाई हूँ, इसलिए मेरे हस्बैंड क्वीन ने आपके लिए खरीदा है। क्या आप जानती हैं इसकी कॉस्ट $10,000 है। गिफ्ट देखते ही आंटी का मूड बहुत अच्छा हो चुका था, जबकि जी की मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा था। तभी हुआन बताता है कि ये एक चीप बैग है, मेरा नहीं ख्याल कि $10,000 एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इस पर क्वीन कहने लगा, क्या तुमने अपनी लाइफ में कभी $10,000 एक साथ देखे भी हैं? मेरे सामने बड़ी बड़ी बातें करने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि तुम जैसे लोगों को मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। मैं हुआन अपने मैनेजर को कॉल करके उसे जबरदस्त गिफ्ट भिजवाने के लिए कहता है। तभी क्वीन अपनी मदर इन लॉ से कहने लगा, एक दफा मेरी प्रमोशन हो लेने दे, मैं आपको आपकी फेवरेट गाड़ी दिलवाऊंगा। जिस पर हुआन कहने लगा, अगर किसी को गिफ्ट देना ही होता है तो कम से कम अच्छा गिफ्ट दिया करो। जिस गाड़ी की तुम बात कर रहे हो वो एक बहुत ही सस्ती गाड़ी है। तभी क्वीन कहने लगा, तुम शायद जानते नहीं, मेरा सिर्फ नाम ही क्वीन नहीं बल्कि मैं बहुत बड़े बड़े हाथ मार लेता हूँ। क्या तुम जानते हो मेरे ही नाम पर एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री चल रही है। क्वीन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट आजकल अब्रॉड है, लेकिन जब वो चाइना वापस आएगा तब हमारे बॉस उनके साथ एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं, जिससे हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। बस एक दफा ये डील हो जाने दो, तुम जैसे लोगों को मैं अपने आगे पीछे भी ना फिरने दूं। हुआन उसे कहने लगा, क्वीन इंडस्ट्रीज का प्रेसिडेंट तुम्हारे बॉस के साथ बिल्कुल भी डील नहीं करेगा। जिस पर क्वीन कहने लगा, अगर ये डील डन हो गई तो तुम्हें मेरे सामने झुककर मुझसे माफी मांगना होगी, और अगर ना हो सकी तो मैं तुमसे माफी मांगूंगा। इतने में जी की मॉम को कॉल आती है, जिन्हें बताया जाता है कि आपकी बिल्डिंग के सामने बहुत सारे लग्जरी कार्स मौजूद हैं, प्लीज बाहर आकर उन्हें रिसीव कर लें। मॉम के पूछने पर हुआन बताता है कि ये गाड़ियां मैंने ही मंगवाई हैं। तभी क्वीन कहने लगा, झूठ मत बोलो, तुम्हें कॉल मिलाए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और इतनी जल्दी ये गाड़ियां यहाँ पहुँच भी गयी। सभी लोग गाड़ियाँ देखने के लिए नीचे जाने लगे। तभी जी हुआन से कहने लगी, क्या जरूरत थी सबके सामने इतनी बड़ी बड़ी भड़के मारने की, मैं अच्छे से जानती हूँ तुम्हारी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं होगी, तुम क्यों सबके सामने मेरी नाक कटवाना चाहते हो। जिस पर हुआन कहने लगा कि तुम मुझ पर ट्रस्ट रखो और बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर हुआन को देखते हैं, जिसके कहने पर इस वक्त जी के घर के सामने बहुत सारी गाड़ियां मौजूद थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बहुत सारे गिफ्ट्स भी मौजूद थे। लेकिन लू और उसकी मॉम को ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी कि क्वीन के प्रेसिडेंट ने उसकी होने वाली वाइफ के लिए ये सारे गिफ्ट भिजवाए हैं। तभी लू की मॉम आगे बढ़ते हुए गिफ्ट को देखने लगी, लेकिन वहाँ पर मौजूद आदमी उन्हें रोकता है। तभी क्वीन कहने लगा, उन्हें क्यों रोक रहे हो, ये मेरे होने वाली वाइफ की मॉम है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये सब मेरे बॉस ने मेरे लिए भिजवाया होगा। तभी वो बताता है कि ये सब तुम्हारे
तुम्हारे लिए किसी ने नहीं भिजवाया, बल्कि ये मिसेस हुआन के कहने पर यहाँ पर लाया गया है। और ये गाड़ियाँ और ये सारे गिफ्ट उनकी होने वाली वाइफ की ब्राइड प्राइस है। यहाँ तक रही तुम्हारी बात, तो मिस्टर हुआन ने तुम्हारे लिए ये डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं, जिसके मुताबिक वो तुम्हारे बॉस के साथ बिल्कुल भी कोई डील नहीं करने वाला। ये सुनते ही क्वीन बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और वो हुआन की तरफ देखते हुए उससे पूछने लगा कि क्या तुम क्वीन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट हो, लेकिन उसको जवाब देने के बजाय हुआन जी की मॉम को एक बैग देते हुए कहने लगा कि ये एक सिंगल एडिशन बैग है, इस जैसा बैग पूरी दुनिया में कहीं नहीं और इसकी वर्थ 10 मिलियन युआन है। ये सुनते ही मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और कहने लगी, देखो जरा मेरे सन इन लॉ ने मुझे कितना प्रीशियस गिफ्ट दिया है, मैं तो कहती हूँ ये यकीनन मेरे किसी नेकी का बदला होगा। तभी हुआन पूछने लगा कि क्या आप अब भी चाहती हैं कि मैं जी को डिवोर्स दे दूं, जिस पर वो कहने लगी कि नहीं नहीं, डिवोर्स का तो नाम भी मत लेना, मैं तो हमेशा तुम दोनों को एक साथ देखना चाहूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, मुझे ये सारे गिफ्ट्स अपने घर में भी रखवाने होंगे और मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे घर में तो इतनी जगह भी नहीं होगी कि मैं ये सारे गिफ्ट्स रख सकूं। लेकिन इस सब पर लू और उसकी मॉम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तभी वो दोनों गुस्से में वहाँ से जाने लगी तो क्वीन उनके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। क्वीन हुआन की रिक्वेस्ट करता है कि वो डील कैंसिल ना करे, लेकिन हुआन उसकी कोई भी बात मानने से इनकार कर देता है और अपने गार्ड्स को उसको जबरदस्त सबक सिखाने के लिए कहने लगा। हुआन के कहने पर गार्ड्स उसे जाने देते हैं, लेकिन अब क्वीन बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका था और मन ही मन में कहने लगा, तुम तो देखते जाओ तुम्हारे साथ मैं करता क्या हूँ। क्वीन लू के पास आकर उसे कहने लगा, प्लीज तुम ऐसे नाराज मत हो, जिस पर लू कहने लगी, तुमने सबके सामने मेरी नाक कटवा कर रख दी, देखो जरा जी के हस्बैंड कितने सक्सेसफुल हैं। इतने में क्वीन को कॉल आती है जिसमें उसको बताया जाता है कि क्वीन इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट को पिक करने के लिए ड्राइवर को एयरपोर्ट भेजा गया था, लेकिन वो तो अभी तक वापस आए ही नहीं। तभी क्वीन कहने लगा, देखो लू, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि ये इंसान फेक है, हमें नीचा दिखाने के लिए ये हमारे सामने सिर्फ शापर फाड़ रहा है, लेकिन तुम याद रखो बहुत जल्द मैं इसकी रियलिटी सबके सामने ले आऊंगा। दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो इस वक्त हुआन से पूछ रही थी कि आखिर ये माजरा क्या है, लेकिन हुआन उसे कुछ बताता तभी वहाँ पर जी का भाई आ जाता है, जो आते ही हुआन से कहने लगा, मुझे पता चला है कि तुमने मेरी सिस्टर से शादी कर ली है, लेकिन मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये फ्लैश मैरिज है और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम एक बिलियनर हो, लेकिन इतनी आसानी से मैं तुम्हें जी को हासिल नहीं करने दूंगा। अगर तुम्हें वो चाहिए तो इससे पहले तुम्हें हमारे अपार्टमेंट को मेरे लिए खरीदना होगा, और अगर तुम ऐसा नहीं करते तो अभी के अभी मेरी सिस्टर को डिवोर्स दे दो। जी कहने लगी, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम खुद को समझते क्या हो, अभी वो हमारे लिए इतने सारे गिफ्ट्स लेकर आया है, इतनी सारी गाड़ियाँ, और अब तुम अपार्टमेंट खरीदने की बात कर रहे हो, क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है कि हमारे अपार्टमेंट की कॉस्ट क्या हो सकती है। जिस पर उसका भाई कहने लगा कि हाँ, उसकी कॉस्ट 4 मिलियन युआन है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड अभी के अभी उसे खरीदे, वरना तो तुम्हें भूल जाए। जी उसे ऐसा कुछ भी करने से मना करती है, लेकिन उसका भाई उसकी कोई भी बात सुनने के लिए रेडी नहीं था। हुआन उसकी तरफ 6 मिलियन युआन का चेक बढ़ाते हुए कहने लगा, तुम्हें 4 मिलियन युआन चाहिए थे, लेकिन मैंने तुम्हें 6 मिलियन युआन दे दिए, इसके बाद हमें बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करना। जिस पर जी सोचने लगी, इसका सूट यकीनन इसने किसी से रेंट पर लिया होगा और ये गाड़ियाँ भी रेंटेड होंगी, और वो गिफ्ट वो तो यकीनन फेक है, लेकिन ये चेक अगर मेरे भाई को पता चला कि ये एक बोगस चेक है तो वो हमें जान से मार देगा, इसलिए अच्छा यही है कि हम दोनों यहाँ से भाग जाएं। और वो वहाँ से जाने लगे। सीन शिफ्ट होता है तो जी हुआन को लेकर एक मॉल पहुँच चुकी थी और उसे कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम्हारा पहना हुआ सूट बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि ये तुमने किसी से रेंट पर लिया है, लेकिन खैर तुम परेशान मत हो, मेरे पास कुछ सेविंग्स है, इसलिए मैंने सोचा मैं तुम्हें एक अच्छा सा सूट दिलवा दूं। बल्कि उसे एक सूट देते हुए कहने लगी, तुम जल्दी से इसे ट्राई करके आओ। हुआन ट्राई करने के लिए जा चुका था, तभी जी की मुलाकात उसके क्लास फेलो से होती है, जो उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगी और अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगी, देखो जरा, ये वही लड़की है जिसको तुमने स्कूल टाइम में रिजेक्ट किया था, मुझे पूरा यकीन है कि ये अभी तक सिंगल होगी या फिर शायद उसका बॉयफ्रेंड कोई जॉबलेस इंसान होगा। जिस पर जी कहने लगी, ना तो मैं सिंगल हूँ और ना ही मेरे हस्बैंड कोई जॉबलेस इंसान है, और मेरे बारे में मजीद कुछ भी कहने से पहले सोच लेना। लेकिन वो कपल फिर भी जी को परेशान करने से बाज न आया। इतने में वहाँ पर हुआन आ जाता है, जिसको देखते ही वो कपल कहने लगा, यकीनन इस इंसान को तुमने जबरदस्ती अपने साथ रखा होगा, क्योंकि तुम जैसी लड़की के साथ तो कोई भी अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करना चाहेगा। तभी जी की फ्रेंड उसे कहने लगी, क्या तुम जानती हो कि मेरा हस्बैंड एक बहुत ही सक्सेसफुल इंसान है, वो एक बहुत बड़ी कंपनी में CEO का असिस्टेंट है। इस जवाब में हुआन कहने लगा, तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है और क्या नहीं, मुझे या मेरी वाइफ को इन बातों से बिल्कुल भी कोई सरोकार नहीं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ और हमें मजीद परेशान मत करो। जी हुआन को बताती है कि ये सूट तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे लगता है कि हमें इसको खरीद लेना चाहिए और इनके साथ मजीद अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन वो कपल उन्हें एहसास दिलाता है कि ये एक बहुत ही एक्सपेंसिव शॉपिंग मॉल है और जो सूट तुम लोगों ने पहन रखा है ये भी बहुत एक्सपेंसिव है, हमें पूरा यकीन है कि तुम लोग इसको अफोर्ड कर ही नहीं सकते। लेकिन अपना मान रखने के लिए जी जब काउंटर पर जाती है तो वहाँ पर मौजूद लड़की उसे बताने लगी कि जो सूट आपने चूज किया है ये 18,000 युआन का है।
जो कि जी के लिए एक बहुत बड़ी अमाउंट थी। तभी हुआन कहने लगा कोई बात नहीं, तुम मेरा कार्ड रख लो और इससे पेमेंट कर लो। जी के फ्रेंड्स बहुत अच्छे से जानते थे कि ये कार्ड डिक्लाइन होने वाला है, लेकिन वो पेमेंट कर देती है, जिस पर उसे बहुत ज्यादा खुशी हुई। लेकिन अब उसकी फ्रेंड को गुस्सा आने लगा और वो अपने बॉयफ्रेंड से कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए भी बिल्कुल ऐसा ही सूट खरीदना चाहती हूँ। इस पर उसका बॉयफ्रेंड सोचने लगा कि 18,000 युआन एक बहुत बड़ी रकम है, मैं बिला वजह इसे क्यों खर्च करूँ, और वैसे भी अगर मैंने इतनी अमाउंट स्पेंड कर दी तो मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे। इसलिए वो अपनी गर्लफ्रेंड को इनकार कर देता है, जिस पर उसे गुस्सा आ गया और वो कहने लगी तुमने मेरी फ्रेंड के सामने मेरी इंसल्ट कर दी, मैं तुम्हें कह रही हूँ कि अभी के अभी इस सूट को खरीदो वरना मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। इसके जवाब में उसका बॉयफ्रेंड कहने लगा क्या तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है, 18,000 युआन एक बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं तुम्हारी फ्रेंड को दिखाने के लिए इतनी बड़ी अमाउंट स्पेंड नहीं करने वाला। इस पर उसकी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुकी थी और वो मुसलसल अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ रही थी। ये सब देखते हुए जी बहुत ज्यादा हंसने लगी और बाहर आते ही हुआन से कहने लगी देखो जरा, ये हमें नीचा दिखाना चाह रहे थे लेकिन खुद एक सूट तक अफोर्ड नहीं कर सकते, मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। तभी जी को उसके मैनेजर की कॉल आ जाती है जो उसे ऑफिस आने के लिए कह रही थी, जिस पर जी कहने लगी कि आज के दिन तो मैंने लीव ली थी, आप मुझे क्यों बार बार आने के लिए इंसिस्ट कर रही हैं। लेकिन मैनेजर उसे बताती है कि आज प्रेसिडेंट हुआन वापस आ रहा है, आज किसी को लीव के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, जल्दी से ऑफिस पहुंचो वरना अपनी जॉब को भूल जाओ। जी जल्दी से बाहर आते हुए हुआन को अपने साथ स्कूटी पर बैठने के लिए कहती है, जिस पर हुआन को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन कहने लगा ठीक है अगर चलानी ही है तो मैं चलाऊंगा। लेकिन स्कूटी चलाना हुआन के लिए बहुत मुश्किल काम साबित हुआ। तभी जी उसे पूछने लगी कि आखिर तुम इतना स्लो क्यों चल रहे हो, क्या तुमने इससे पहले कभी स्कूटी ड्राइव नहीं की। तभी वो बताने लगा कि हाँ ये मेरा फर्स्ट टाइम है। अभी ये डिस्कशन चल ही रही थी कि इसी दौरान उन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इसके बाद खुद को संभालते हुए जी कहने लगी अब मैं ड्राइव करूंगी, मैंने तुम्हारी ड्राइविंग स्किल्स देख ली है, तुम किसी काम के नहीं हो, जल्दी से पीछे बैठो। लेकिन हुआन कहने लगा तुम्हें ऑफिस जाना है तो तुम चली जाओ, मेरा नहीं ख्याल कि मैं जाना चाहूंगा। मूवी आगे बढ़ती है तो हम जी को देखते हैं जो अपने ऑफिस पहुंचते ही पूछने लगी क्या प्रेसिडेंट हुआन पहुंच चुका है। तभी उसके कोलीग उसे बताती है कि नहीं वो रास्ते में है, बस पहुंचने वाला होगा। इतने में वहाँ पर मैनेजर आ जाती है जो जी को कुछ पेपर्स देते हुए कहने लगी तुम्हें ये कॉपी कराने होंगे और उन्हें रिवाइज भी करना होगा। जिस पर जी कहने लगी मैं कॉपी तो करा लूं लेकिन मैं रिवाइज नहीं करूंगी क्योंकि मैं रिवाइजिंग टीम के मेंबर नहीं हूँ। ये सुनते ही मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगी देखो लड़की, तुम्हें जो काम करने के लिए दिया जाए वो खामोशी से किया करो, कम से कम आज के दिन मेरे साथ बहस बिल्कुल भी मत करना। जी यही बात अपने कुलीग से डिस्कस करती है तो कुलीग कहने लगी लगता है प्रेसिडेंट हुआन के आने का सुनकर हमारी मैनेजर कुछ नर्वस हो रही है। जी पेपर्स कॉपी कराने के लिए नीचे आती है, इसी दौरान उसकी एक लड़की से टक्कर हो जाती है जो जी को डांटते हुए कहने लगी देखो तुमने मेरा ड्रेस खराब कर दिया, क्या तुम्हें आइडिया है कि ये कितना एक्सपेंसिव ड्रेस है। लेकिन जी कहने लगी मुझे लगता है कि मुझसे ज्यादा आपकी गलती थी, आपको अपनी आंखें खोलकर चलना चाहिए। और इसी बात पर उस लड़की का गुस्सा मजीद बढ़ जाता है और वो जी को थप्पड़ मारने लगी, जिस पर जी कहने लगी तुम्हें क्या लगता है हम कहाँ खड़े हैं, इस वक्त हम क्वीन इंडस्ट्रीज में मौजूद हैं। इसी दौरान जी को कॉल आ जाती है तो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन अब वो लड़की गुस्से से पागल हो रही थी। ऊपर आते ही जी की टक्कर हुआन से हो जाती है, जिसको देखते ही वो पूछने लगी कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। लेकिन जल्दी याद आता है कि ये तो प्रेसिडेंट क्वीन का ड्राइवर है। तभी कहने लगी तुम ऊपर क्या कर रहे हो, क्या तुम नहीं जानते आज किसी को भी ऊपर आने की परमिशन नहीं है, स्पेशली ड्राइवर्स को तो बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से जल्दी चले जाओ। इसी दौरान जी को मैनेजर की आवाज आती है तो वो हुआन को लेकर एक रूम में घुस गयी। लेकिन मैनेजर के दरवाजा खोलने पर वो हुआन के काफी करीब जा चुकी थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उसने हुआन को केस कर लिया और खुद वहाँ से जाने लगी। लेकिन हुआन उसको रोकते हुए कहने लगा कम से कम मुझे केस बैक कर लेने दो। लेकिन जी कहने लगी तुम जानते हो हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम एक दूसरे को केस करते रहे, और वैसे भी मैंने तुम्हें गलती से केस किया था। तभी हुआन कहने लगा कम से कम केस तो किया था ना, और फीलिंग्स का क्या है वो भी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो ही जाएंगी। लेकिन जी उसकी किसी बात पर ध्यान दिए बिना कहने लगी मेरा ख्याल है कि हम दोनों को अपनी अपनी ड्यूटीज पर फोकस करना चाहिए, जल्दी से जाओ अपने काम पर। और उसके साथ ही वो हुआन को एलिवेटर में घुसा देती है। लेकिन अब मैनेजर की नजर भी जी पर पड़ चुकी थी। तभी वो कहने लगी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें मेरे साथ नीचे चलना होगा, मिस यांग पहुँचने वाली होंगी और मैं उन्हें किसी भी सूरत नाराज नहीं करना चाहती। तभी जी मैनेजर के साथ नीचे आ जाती है। मैनेजर जी को यांग से इंट्रोड्यूस करवाती है। तभी यांग कहने लगी इसको इंट्रोड्यूस कराने की कोई जरूरत नहीं, हम दोनों पहले ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। यांग जी को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी क्या तुम्हें जरा भी आइडिया है, तुमने मेरा जो ड्रेस खराब किया उसकी कॉस्ट 5 मिलियन युआन है, जो कि एक इंटरनेशनल डिजाइनर ने डिजाइन किया। इतनी अमाउंट जमा करने में तुम्हें शायद तुम्हारी पूरी जिंदगी लग जाए, लेकिन इसके बावजूद भी तुम अपनी गलती पर अकड़ती रही। मैनेजर जी को बताती है कि यांग मिस्टर हुआन के फियांसे है, जिस पर जी को बहुत अजीब लगा और वो मन ही मन में सोचने लगी कि अगर हुआन की पहले ही फियांसे थी तो उसने मुझसे क्यों शादी की। लेकिन यांग अभी जी को इस बात के लिए फोर्स कर रही थी कि वो झुककर माफी मांगे, जिस पर वहाँ पर मौजूद सभी लोग यांग को सपोर्ट करने लगे।
जी यांग से कहने लगी, आपने मुझ पर हाथ उठाया और इससे पहले भी आपने मुझ पर हाथ उठाने की कोशिश की। मेरा नहीं ख्याल मैंने ऐसा कुछ भी किया जिसके लिए मुझे आपसे माफी मांगनी पड़े। सभी स्टाफ यांग को सपोर्ट कर रहे थे। जी को सपोर्ट करने के लिए सिर्फ एक लड़की सामने आती है, लेकिन यांग उसको थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे अगेंस्ट बात करने की। जिसके जवाब में जी यांग को एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी, तुम खुद को समझती क्या हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब लोगों की सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी जेब में लिए फिरोगी और हम सब खामोशी से तुम्हारा मुंह देखते रहेंगे? लेकिन अब तो जैसे यांग गुस्से से पागल हो चुकी थी। तभी मैनेजर से कहने लगी, तुमने किस तरह की लड़कियां रखी हुई हैं? इन्हें कोई एहसास ही नहीं कि मेरा स्टेटस क्या है। तभी मैनेजर बुरी तरह से जी को डांटते हुए कहने लगी, अभी के अभी यांग से माफी मांगो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर जी कहने लगी, मैं इससे बिल्कुल भी माफी नहीं मांगूंगी। दूसरी तरफ हम हुआन को देखते हैं, जिसको स्टाफ एलिवेटर से निकलता हुआ देखकर मैनेजर पूछने लगा कि आपको यह एलिवेटर यूज करने की क्या जरूरत पड़ी। तभी हुआन कहने लगा, मैं सिर्फ इस एलिवेटर की सेफ्टी देखना चाह रहा था। मैनेजर हुआन को बताता है कि यांग ऑफिस पहुंच चुकी है और वो सबके सामने खुद को आपके फियांसे बता रही है। जिस पर हुआन कहने लगा, जल्दी से मेरे साथ 23rd फ्लोर पहुंचो। जबकि दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं, जो कि अभी तक मैनेजर और यांग के साथ उलझी हुई थी। मैनेजर उसे कह रही थी कि जल्दी से मैम यांग से माफी मांगो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, लेकिन जी माफी मांगने से साफ साफ इनकार कर देती है। तभी यांग कहने लगी, मेरा ख्याल है कि तुम्हें ये जॉब बिल्कुल भी अजीज नहीं है, और उसे एक जोरदार थप्पड़ मारने के लिए आगे बढ़ती है। जिस पर जी उसका हाथ रोकते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें बार बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्टॉर्ट करने की परमिशन बिल्कुल भी नहीं दूंगी। अब तो यांग का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी वहाँ पर फैंग की ग्रैंडमा की एंट्री होती है, जो आते ही कहने लगी, तुम एक बहुत ही कैरेक्टरलेस और बेशर्म लड़की हो। देखो जरा ये डॉक्यूमेंट्स, तुम्हारी वजह से मेरे ग्रैंडसन की तबीयत कितनी खराब हो गई। तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं उसका? क्या उसे छोड़ते हुए तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आया? ग्रैंडमा की एंट्री को जी ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी कहने लगी, ग्रैंडमा आप मेरे साथ बाहर चले, हम बाहर बात करते हैं। लेकिन मैनेजर रोकते हुए कहने लगी कि मैं इसकी मैनेजर हूँ, अगर आपको इससे कोई शिकायत है तो मुझे बताएं। तो ग्रैंडमा बताने लगी कि एक्चुअली ये लड़की पिछले कई सालों से मेरे ग्रैंडसन के साथ रिलेशनशिप में थी। उसने इसके सारे एक्सपेंसेस बियर किए, इसके सारे बिल्स पे किए, लेकिन अब उसने उसको छोड़कर किसी और से शादी कर ली। मुझे हैरत है, ये किस किस्म की लड़की है जिसे लड़कों को बदलते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगती। क्या तुम्हें मेरे ग्रैंडसन पर बिल्कुल भी तरस नहीं आया? इतनी मुश्किलों से उसने तुम्हारी सारी फरमाइशें पूरी की, तुम्हारे नाच नखरे उठाए, लेकिन बिलाखिर तुमने किसी और के लिए उसे छोड़ दिया। जी कहने लगी, आपके ग्रैंडसन ने मुझ पर एक पैसा भी नहीं लुटाया, बल्कि मैंने आपके ग्रैंडसन के बहुत सारे बिल्स पे किए हैं। इनफैक्ट मैंने उसको बहुत सारे ट्रांजैक्शंस भी की हैं। यकीनन उसने आपसे झूठ बोला होगा, लेकिन मेरे पास ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स मौजूद है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तभी ग्रैंडमा उसका फोन नीचे गिराते हुए कहने लगी, अपनी बकवास बंद करो। क्या तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती? इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी तुम खुद को डिफेंड कर रही हो। जी के कोलीग्स उसके कैरेक्टर को डिस्कस करते हुए कह रहे थे कि इस तरह की लड़की को तो ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस जैसी लड़कियों ने ही लड़की जात को बदनाम किया हुआ है। तभी मैनेजर जी से कहने लगी, अब तो बात तुम्हारे कैरेक्टर पर आ चुकी है। तुम अच्छे से जानती हो कि इस तरह की कैरेक्टर वाली लड़कियों को हम अपने ऑफिस में काम करने नहीं देते। मेरा ख्याल है कि तुम्हें अपना बैग पैक कर लेना चाहिए और यहाँ से जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। जिस पर जी कहने लगी कि देखें, ये आंटी झूठ बोल रही हैं। मैंने फ्रैंक के साथ ब्रेकअप सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वो मेरे साथ चीटिंग कर रहा था। ऑब्वियसली मैं चीटर को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तभी मैनेजर उसे धक्का देकर कहने लगी, यहाँ से दफा हो जाओ। जी गिर जाती, इससे पहले ही हुआन उसे संभाल चुका था, लेकिन उन दोनों को इस तरह एक दूसरे के करीब देखकर यांग को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। तभी वो आगे बढ़ते हुए कहने लगी, हुआन मेरे होते हुए तुम किसी और को कैसे हक कर सकते हो? और देखो जरा इस लड़की को, इसने मुझे थप्पड़ मारा, सब लोगों के सामने मेरी इंसल्ट करने की कोशिश की। मैं तो कहती हूँ इस लड़की को अभी के अभी इस ऑफिस से बाहर निकालो, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में काम करना डिजर्व नहीं करती। तभी हुआन कहने लगा, मेरा ख्याल है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे ऑफिस में खड़े होना डिजर्व नहीं करती। यान कहने लगी कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जिस पर हुआन बताता है कि जी मेरी वाइफ है, कोई इसकी इंसल्ट करे या इसे एम्बैरेस करने की कोशिश करे, ये बात मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। हुआन की यह अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे और किसी को भी अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। तभी यांग कहने लगी, हुआन मैं जानती हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो, भला तुम किसी और से कैसे शादी कर सकते हो? तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे फियांसे हूँ। जिस पर हुआन कहने लगा, तुम कभी भी मेरे फियांसे नहीं रही, तुम्हारे मन में मेरे लिए जो कुछ भी है वो सब वन साइडेड है, और प्लीज अपनी फीलिंग्स मेरे सर थोपने की कोशिश मत करो। हुआन की यह अनाउंसमेंट सुनकर सभी लोगों के साथ साथ फैंग की ग्रैंडमा भी बहुत ज्यादा हैरान हो चुकी थी। तभी वो मन ही मन में कहने लगी, इसका मतलब है कि इसने इस अमीर लड़के को देखते ही मेरे पोते को छोड़ दिया। और वो हुआन से कहने लगी, तुम्हें इस लड़की से शादी करने से पहले सोचना चाहिए था कि ये किस किस्म की लड़की है। तुम शायद जानते नहीं, लेकिन इसका बहुत सारे लड़कों के साथ अफेयर रह चुका है। जिस पर हुआन कहने लगा, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अपने वाइफ के कैरेक्टर के बारे में आपसे जानने की जरूरत है। अच्छा होगा कि आप अपने काम से काम रखें।
लेकिन अब ग्रैंडमा खुद को डिफेंड करते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम वही इंसान हो ना जिसने फैंग की वीडियो बनाकर उसे वायरल किया था और उसकी पूरी चाइना में बेइज्जती करवाई थी। अब तुम देखते जाओ मैं क्या करती हूँ, मैं यहाँ पर ऐसा सीन लगाऊंगी कि तुम कभी भी मुझ जैसी औरत के साथ पंगा नहीं लेना चाहोगे। तभी हुआन कहने लगा, अच्छा यही होगा कि आप खामोशी से यहाँ से चली जाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अब की बार मुझे आपकी वीडियो बनाकर वायरल करनी पड़े। और साथ ही गार्ड्स को ग्रैंडमा को बाहर लेकर जाने के लिए कहता है। गार्ड्स ग्रैंडमा को लेकर जा चुके थे। तभी हुआन मैनेजर को बताता है कि मैं तुम्हें फायर करता हूँ, आइंदा यहाँ पर आने की बिल्कुल भी कोई जरूरत नहीं। मैनेजर जी की रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगी, प्लीज इन्हें कहो कि मुझ पे तर्स खा ले, लेकिन जी उसकी बिल्कुल भी साइड नहीं लेती। तभी यांग कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाहते हो और सिर्फ इसीलिए मेरे सामने नाटक कर रहे हो कि ये लड़की तुम्हारी वाइफ है, वरना अगर सच कहूँ तो ना तो ये तुम्हारी वाइफ है और ना ही तुम दोनों के बीच में कोई और रिलेशनशिप है। तभी हुआन कहने लगा, रुको जरा मैं प्रूव कर देता हूँ, और साथ ही जी को अपने करीब लाते हुए उसे जबरदस्त तरीके से केस करता है। इसके साथ ही हुआन जी को अपने साथ अपने ऑफिस के अंदर ले जाता है और उसके करीब आते हुए कहने लगा, मैं जानता हूँ तुम मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं जानती थी। जिस पर जी मन ही मन में सोचने लगी कि ये एक सीईओ है और वो भी इतनी बड़ी कंपनी का, पता नहीं मुझे क्या सूझी थी कि मैं इसे ड्राइवर समझने लगी। उसकी हेजिटेशन देखकर हुआन कहने लगा, जब से तुम्हें मेरी रियल आइडेंटिटी के बारे में पता चला है मैं देख रहा हूँ कि तुम काफी नर्वस फील कर रही हो। इसके जवाब में जी कहने लगी, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था कि तुम ड्राइवर हो। तभी वो कहने लगा, मैंने तुमसे कभी नहीं कहा कि मैं ड्राइवर हूँ। हुआन जी के करीब आने की कोशिश करता है। तभी जी कहने लगी, मैं जानती हूँ कि ये एक फ्लैश मैरिज है और मुझे ये भी पता है कि ये मजबूरी की वजह से हुई है, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे डिवोर्स दे दो, क्योंकि तुम खुद एक बिजी इंसान हो और अगर ऐसे ही चलता रहा तो तुम्हें सारी जिंदगी मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जिस पर हुआन कहने लगा, मैं तुम्हें सारी जिंदगी के लिए प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। वो एक दफा फिर जी के करीब होने लगा। तभी असिस्टेंट आ जाता है जो उन दोनों को एक दूसरे के करीब देखते ही वापस चला गया। जी हुआन से पूछती है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। जिसके जवाब में हुआन कहने लगा, मुझे लगता है कि मुझे तुमसे पहली नजर में ही प्यार हो गया था। हुआन बताने लगा कि वो उसे अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता है और साथ ही उसे एक जबरदस्त सा गिफ्ट खरीदने के लिए कहने लगा। हुआन के स्टैंडर्ड्स के बारे में जानकर जी काफी इम्प्रेस हो चुकी थी। अगले सीन में हम जी को देखते हैं जो हुआन के साथ शॉपिंग मॉल आई थी, क्योंकि उसे हुआन की ग्रैंडमा के लिए एक जबरदस्त सा गिफ्ट खरीदना था। हुआन उसके लिए हर वो चीज खरीद रहा था जिस पर उसकी नजर पड़ रही थी। वो हुआन के साथ अपना टाइम बहुत अच्छे से एंजॉय कर रही थी। तभी हुआन को ऑफिस से कॉल आ जाती है, जिसके बाद वो कहने लगा कि मुझे एक जरूरी काम से जाना है, तुम बाकी की शॉपिंग खुद ही कर लेना और ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट जरूर खरीदना। लेकिन जाने से पहले हुआन उसे अपने कार्ड्स देना ना भूला। हुआन जा चुका था। तभी जी ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट ढूंढने के लिए ज्वेलरी शॉप आ जाती है, जहाँ पर उसे एक जेट का बना हुआ गिफ्ट बहुत अच्छा लगा। अभी वो शॉपिंग में मसरूफ थी। तभी वहाँ पर क्वीन और लू आ जाते हैं जो उसे देखते ही बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। जी शॉपकीपर से उस गिफ्ट की प्राइस पूछती है, जिस पर उसे बताया जाता है कि ये 2 का है, जिस पर वो समझने लगी कि शायद ये 2 मिलियन युआन का हो। लेकिन जैसे ही वो शॉपकीपर को अपना कार्ड देती है, शॉपकीपर उसे बताता है कि ये 2 नहीं बल्कि 200 मिलियन युआन का है, क्योंकि ये प्योर जेट है और बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। अभी जी उस गिफ्ट की प्राइस पर रिएक्ट कर ही रही थी कि वहाँ पर लू और क्वीन आ जाते हैं। लू आते ही कहने लगी कि हमेशा की तरह आज भी तुम यहाँ पर बड़े बड़े शापर फाड़ोगी। मैं भी देखती हूँ कि ये गिफ्ट तुम कैसे खरीदती हो, जबकि मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड एक फेक सीईओ है। क्वीन उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहने लगा कि उस दिन तो तुम्हारे हस्बैंड ने मेरे सामने नाटक करके मुझे उल्लू बना लिया था, लेकिन आज के दिन मैं तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाला। लेकिन जी उन्हें बताती है कि वो सब कुछ अफोर्ड कर सकती है। तभी वो यहाँ पर आई है और साथ ही अपना कार्ड देते हुए शॉपकीपर से कहने लगी कि इसमें से अमाउंट डिडक्ट कर ले। लेकिन शॉपकीपर बताता है कि इसमें 200 मिलियन युआन की अमाउंट मौजूद ही नहीं और आपका बैलेंस भी इनसफिशिएंट है। जिस पर लू और क्वीन उसका मजाक उड़ाने लगे और इसी दौरान क्वीन के हाथों से वो गिफ्ट टूट जाता है, लेकिन वो इसके लिए जी को ब्लेम करने लगा। शॉपकीपर क्वीन से कहने लगा कि जब तक आप इसकी पेमेंट ना करते आप यहाँ से नहीं जा सकते। तभी वो शॉपकीपर को लेकर साइड पर चला जाता है, लेकिन जी से ये बिल्कुल भी बर्दाश्त न हुआ। जी कहने लगी, क्या तुम उसे ब्राइब करने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि यहाँ पर कैमरास लगे हुए हैं। जिस पर क्वीन कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो। गुस्से में आकर जी को थप्पड़ मारने लगा। तभी वहाँ पर हुआन आ जाता है जो उसका हाथ रोकते हुए कहने लगा, मेरे होते हुए तुम मेरी वाइफ पर हाथ उठाओ, ये मैं बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। लेकिन हुआन को देखते ही क्वीन का गुस्सा मजीद बढ़ चुका था और वो कहने लगा, तुम्हारी वजह से उस दिन भी मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था, लेकिन आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला। जिसके जवाब में हुआन उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स दिखाता है। हुआन के पूछने पर जी उसे बताती है कि इसने ये गिफ्ट तोड़ा, लेकिन अब ये चाहता है कि इसकी पेमेंट मैं करूं, क्योंकि ये दोनों मिलकर मुझे उल्लू बनाना चाहते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैंने पेमेंट ना की तो वो पुलिस को बुला लेगी। तभी हुआन कहने लगा, यहाँ पर कैमरास इंस्टॉल्ड है तो क्यों ना हम फुटेज देख लें। लेकिन शॉपकीपर बिल्कुल भी उसकी कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं था और कहने लगा, अगर तुम कोई बड़ी तोप चीज हो तो अपने इलाके में जाकर अपनी बदमाशी दिखाओ, क्योंकि मेरे सामने अपने पावर यूज करने की गलती बिल्कुल भी मत करना। तुम शायद जानते नहीं, लेकिन मेरे अंकल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये स्टोर भी उन्हीं
के अंडर चलता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो क्वीन इंडस्ट्रीज के मिस्टर हुआन के साथ एक बहुत बड़ी डील करने वाले हैं। हुआन उससे उसके अंकल का नाम पूछकर अपने मैनेजर को कॉल करके कहने लगा, जल्दी से इस आदमी को यहाँ पर भेजो, मैं भी देखूं आखिर इस स्टोर को कौन मैनेज कर रहा है। कुछ ही देर में वहाँ पर शॉपकीपर के अंकल आ चुके थे, जिसको देखते ही शॉपकीपर कहने लगा, देखो मैंने कहा था ना मेरे अंकल मुझे सपोर्ट करने के लिए जरूर आएंगे, लेकिन अंकल आते ही उसे एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हुआन को देखते ही वो कहने लगा, प्रेसिडेंट सर आपको यहाँ पर आने की क्या जरूरत पड़ी, अगर आपको ज्वेलरी चाहिए थी तो मुझे बता देते, मैं ये सारे आइटम्स आपके घर भिजवा देता। लेकिन ये सब सुनने के बाद क्वीन कहने लगा, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ये इंसान एक फेक इंसान है और सबको झूठ बोलता रहता है कि एक बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ है। इसके जवाब में अंकल उसे भी एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और हुआन से रिक्वेस्ट करने लगे कि इनकी वजह से मेरे साथ अपना रिलेशनशिप खराब करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचिएगा। तभी क्वीन कहने लगा, अंकल मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये एक फेक इंसान है। देखिए हमारे सामने आपके निफ्यू ने कार्ड स्वाइप किया और उसने बताया कि इनका बैलेंस भी इनसफिशिएंट है, लेकिन दोबारा स्वाइप करने पर शॉपकीपर बताता है कि इस कार्ड में 200 मिलियन युआन की अमाउंट मौजूद है, जिस पर सभी लोग काफी हैरान हुए। हुआन जी को लेकर वहाँ से जाने लगा, तभी क्वीन रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज हम पे तर्स खा लो, जिसके जवाब में हुआन कहने लगा कि तुम्हें 200 मिलियन युआन की अमाउंट स्पेंड करनी होगी, वरना मैं पुलिस को कॉल करके तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगा, और मैं तुम्हें बता दूं जब तक तुम पेमेंट नहीं करते तुम्हें कोई भी यहाँ से जाने नहीं देगा। जिस पर क्वीन कहने लगा, मेरे पास इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से आएगी और मैं कहाँ से पेमेंट करूंगा। हुआन जी को लेकर जा चुका था, तभी वहाँ पर यांग आ जाती है, जो आते ही क्वीन से कहने लगी, कोई बात नहीं तुम्हारी पेमेंट मैं कर दूंगी। सीन में हम ग्रैंडमा को देखते हैं, जो इस वक्त हुआन और जी का बेताबी से वेट कर रही थी। तभी उनका असिस्टेंट उनसे कहने लगा, आप प्लीज बैठ जाए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन वो कहने लगी कि नहीं, मैं अपनी बहू का वेट कर रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि हुआन ने अपने लिए कोई जबरदस्त लड़की चूज की होगी और मैं उससे मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ। लेकिन जी से पहले ही वहाँ पर यांग आ जाती है, जो ग्रैंडमा के बर्थडे के मौके पर उनके लिए जेट गिफ्ट लाई थी और कहने लगी, आप नहीं जानती कि मैंने ये कितने प्यार से आपके लिए बनवाया है और इसमें एकदम प्योर जेट यूज किया गया है। यांग पूछने लगी कि आप किसी का वेट कर रही हैं, जिस पर ग्रैंडमा कहने लगी, देखो यांग मैं जानती हूँ कि तुम हुआन को पसंद करते हो, लेकिन उसने किसी और से शादी कर ली है और तुम्हें तो पता है उसकी शादी हो जाए ये मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी ख्वाहिश थी। आज मैं उसी की वाइफ का वेट कर रही हूँ, मुझे बहुत इंतजार है, पता नहीं उसने अपने लिए कैसी लड़की चूज की होगी। यांग ग्रैंडमा को बताती है कि वो पहले ही हुआन की वाइफ से मिल चुकी है और ये कि हुआन की वाइफ एक बहुत ही ग्रीडी और गोल्ड डिगर है। मुझे यकीन नहीं आ रहा इतने अच्छे खानदान की बहू एक इतनी कमसर्फ लड़की बनेगी, लेकिन ग्रैंडमा उसकी किसी भी बात पर ध्यान देने के लिए तैयार नहीं थी। इतने में वहाँ पर हुआन और जी पहुँच जाते हैं। यांग को देखते ही हुआन उसे पूछने लगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें मेरे सामने नहीं आना। जिस पर वो कहने लगी कि मैं ग्रैंडमा से मिलने के लिए आई थी। जी ग्रैंडमा से मिलने के बाद उन्हें अपना गिफ्ट दिखाती है, तो वो देखती है कि उसका और यांग का गिफ्ट बिल्कुल आइडेंटिकल है और साथ ही यांग कहने लगी, ग्रैंडमा इसका जेट बिल्कुल फेक है। ग्रैंडमा कहने लगी, ये मेरी बहू है, मुझे पूरा यकीन है कि वो मेरे लिए अच्छा गिफ्ट लाई होगी और वैसे भी मुझे धोखा देने वाले लोगों से और झूठ बोलने वाले लोगों से बहुत ज्यादा नफरत है। जी ग्रैंडमा को यकीन दिलाती है कि उसका लाया हुआ गिफ्ट एकदम प्रीशियस और प्योर है, लेकिन यांग कहने लगी, मेरा एक्सपीरियंस बता रहा है कि ये जेट फेक है, आप भले किसी से भी पूछ ले। लेकिन जी ग्रैंडमा से कहने लगी कि मैं बिल्कुल भी आपको नाराज नहीं करना चाहूंगी, सच कहूँ तो ये गिफ्ट मैंने अपने हाथों से आपके लिए तैयार किया है, इसमें फेक प्रोडक्ट यूज करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तभी यांग कहने लगी, रुको जरा मैं अपने डैड को बुला देती हूँ, वो जेट एक्सपर्ट है, मुझे पूरा यकीन है कि वो पहली नजर में ही बता देगी कि इनमें से कौन सा फेक है और कौन सा रियल। जी के गिफ्ट को लेकर वहाँ पर मौजूद सभी गेस्ट बातें बनाने लगे कि देखो किस तरह की बहू है, पहले ही दिन अपनी सास के लिए फेक गिफ्ट ले आई। इतने में वहाँ पर यांग के डैड आ जाते हैं, जो देखते ही कहने लगे कि जी का लाया हुआ गिफ्ट फेक है और मैं पहली नजर में ही बता सकता हूँ कि यांग का लाया हुआ गिफ्ट प्रीशियस और प्योर है। ये सब सुनकर ग्रैंडमा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्होंने कम से कम अपनी बहू से ये हरकत बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। लेकिन तभी वहाँ पर रियल जेट मास्टर आ जाते हैं, जो आते ही यांग के डैड पर गुस्सा होते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपने प्रोफेशन के साथ धोखा करने की, क्या मैंने तुम्हारी ऐसी तरबियत की थी। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि वो यांग का लाया हुआ गिफ्ट जमीन पर फेंक कर तोड़ देते हैं और साथ ही कहने लगे कि जी का लाया हुआ गिफ्ट एकदम प्योर और प्रीशियस है। इस बात पर जब यांग के डैड प्रोटेस्ट करने लगे, तभी मास्टर उन्हें बताते हैं कि जी मेरी स्टूडेंट रह चुकी है, उसने मुझसे ही काम सीखा है, इनफैक्ट ये डिजाइन भी उसने मुझसे ही अप्रूव करवाया था। और साथ ही साथ मास्टर यांग और उसके डैड को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, जिस पर यांग इनकार कर देती है। लेकिन डैड कहने लगे, प्लीज मेरी मजीद नाक मत कटवाओ। लेकिन सच साबित होने पर ग्रैंडमा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो जी को अपनी फैमिली में वेलकम करने लगी।
नेक्स्ट सीन में हम ग्रैंडमा को देखते हैं जो जी को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और जी से कह रही थी मैंने ये घर तुम्हारे नाम करवा दिया है, जिस पर जी कहने लगी आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, प्लीज आप मेरे लिए ये सब मत करें। लेकिन हुआन उसे समझाता है कि तुम्हें ग्रैंडमा की दी हुई किसी भी चीज को इनकार नहीं करना। तभी कुछ ही देर में ग्रैंडमा उसे पानी पीने के लिए कहती है और साथ ही पूछने लगी कि तुम दोनों मुझे खुशखबरी कब दे रहे हो। और ये सुनते ही उसे तो जैसे अछूका लगा। तभी हुआन कहने लगा ग्रैंडमा अभी जी की एज ही क्या है, मेरा ख्याल है कि उसे अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। जिसके जवाब में ग्रैंडमा कहने लगी कि मेरी एज का भी एहसास करो जो गुजरती जा रही है, इसके बाद मैं अपने ग्रैंड डॉटर को उठाऊंगी कैसे। हुआन जी को लेकर अपने रूम में जा चुका था। तभी ग्रैंडमा मेट से पूछने लगी मैंने जैसे कहा था तुमने वैसे ही किया ना। तभी उन्हें बताया जाता है कि हाँ मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। जबकि दूसरी तरफ हम जी को देखते हैं जो इस वक्त हुआन के लिए जगह बना रही थी। तभी हुआन उसे पूछने लगा कि ये तुम क्या कर रही हो, जिसके जवाब में वो बताती है कि तुम्हें यहाँ सोना पड़ेगा। हुआन उसकी बात से इनकार करता है। तभी जी उसे कन्विंस करने की कोशिश करने लगी, जिस पर वो करीब आते हुए कहने लगा कि इसके लिए तुम्हें मुझे ब्राइब देनी होगी और एक किस की डिमांड करता है। कुछ देर बाद हुआन जी से कहने लगा तुम जल्दी से शावर ले लो ताकि रेस्ट कर सको। और इस दौरान वो बहुत मुश्किलों से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहा था। लेकिन अचानक से उसे किसी गड़बड़ का एहसास होता है। तभी वो जी को देखने के लिए अंदर गया तो देखता है कि उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं। एक्चुअली जी की हरकतें बहुत अजीब हो रही थी और उसको बहुत ज्यादा गर्मी भी लग रही थी। तभी हुआन को रियलाइज होता है कि ये सब ग्रैंडमा की दी हुई ड्रिंक पीने की वजह से है। हुआन उसे बेड पर लिटाकर आराम करने के लिए कहने लगा और कुछ ही देर में उसकी आंख लग चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो सो गई हुआन उसे जमीन पर लेटा देता है। ये सब देखते हुए जी को बहुत अजीब लगा। तभी वो आंखें खोलकर कहने लगी कि तुम बहुत अजीब इंसान हो, तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं कि मैं एक लड़की हूँ। इसी बात को लेकर उन दोनों की लड़ाई हो जाती है। लेकिन लड़ाई की आवाजें सुनते हुए ग्रैंडमा बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड थी क्योंकि उनको लग रहा था कि उनकी बहू उनके बेटे के साथ बहुत ज्यादा खुश है। इस सीन में हम लू और क्वीन को देखते हैं जो इस वक्त अपने घर पर मौजूद है। तभी डोरबेल बजती है। दरवाजा खोलने पर कुछ आदमी उनके घर में घुस जाते हैं और उनसे 200 मिलियन युआन की डिमांड करने लगे। क्वीन को बताया जाता है ज्वेलरी शॉप में जो कार्ड उसने पेमेंट के लिए यूज किया था उसमें बैलेंस ही नहीं था और उसकी पेमेंट अभी तक नहीं हुई। अगर उसे अपनी जान प्यारी है तो उसे जल्द अज जल्द पेमेंट करना होगी। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जिसकी आंख खुलती है तो सामने खड़ी सर्वेंट्स उसे ड्रेस चूज करने के लिए कह रही थी, जिस पर वो कहने लगी तुम लोग यहाँ से चले जाओ, मैं अपनी ड्रेसिंग खुद कर लूंगी। लेकिन सर्वेंट्स उन्हें बताती हैं ग्रैंडमा का ऑर्डर है कि हर चीज को हमें खुद देखना होगा, इसलिए अच्छा यही है कि आप हमारी बात मान लें और हमारे साथ चलें। कुछ देर में वो तैयार होकर नीचे आती है तो उसको देखते ही ग्रैंडमा उसकी भलाई लेने लगी और उसे बताती है कि जितना तुम्हारा दिल खूबसूरत है उतना ही तुम्हारा चेहरा प्यारा है। जबकि खुद हुआन भी नजरों ही नजरों में उसकी तारीफें किए जा रहा था। तभी ग्रैंडमा कहने लगी मुझे लगता है कि अब हमें चलना चाहिए। जिस पर जी पूछती है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तभी ग्रैंडमा बताने लगी तुम्हारी शादी के लिए हमें वेडिंग हाउस खरीदना है। लेकिन जब इसके बारे में यांग को पता चलता है तो उसका गुस्सा सातवें आसमान को छूने लगा और वो मन ही मन में कहने लगी तुम्हें क्या लगता है जी मैं तुम्हें इतनी आसानी से हुआन को हासिल कर लेने दूंगी। यांग हुआन को कॉल करके उसे अपनी हेल्प के लिए पुकारने लगी लेकिन जल्द ही कॉल ड्रॉप करके अपनी वैन काट लेती है। अगले सीन में हम हुआन को देखते हैं जिस वक्त जी के साथ कहीं जा रहा था। तभी वहाँ पर यांग का बड़ा भाई आ जाता है जो हुआन से कहने लगा यांग की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। डॉक्टर्स के मुताबिक वो जिंदगी और मौत के कश्मकश में है, प्लीज वो तुमसे मिलना चाहती है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो। जिस पर हुआन कहने लगा मैं आप एक हस्बैंड हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि मुझे आपकी बेटी से मिलना चाहिए। जिसके जवाब में यांग का भाई कहने लगा कि देखो मेरी हालत पे तरस खा लो, मेरी बहन ने हमेशा तुम्हें पसंद किया है, तुम उसको मौत के मुँह से नहीं निकालना चाहोगे। यूँ ना चाहते हुए भी हुआन को यांग से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ा। जबकि दूसरी तरफ हम यांग को देखते हैं जो हॉस्पिटल में मौजूद होने के बावजूद भी किसी और किस्म की ही प्लानिंग कर रही थी। हुआन उसे मिलने आता इससे पहले ही यांग हॉस्पिटल के रूम में किसी किस्म की बत्तियां जलाना शुरू कर देती है और मन ही मन में कहने लगी हुआन बस एक दफा तुम ऊपर आ जाओ, मैंने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हुआन के आते ही वो हुआन को सेड्यूस करने लगी, जिस पर हुआन उसे रोकते हुए कहने लगा इसी हॉस्पिटल में इस वक्त मेरी वाइफ मौजूद है, अच्छा होगा तुम मुझसे दूर रहो और हमारे बीच में किसी किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट मत करो। वो वहाँ से जाने लगा लेकिन इससे पहले ही बत्तियां अपना असर दिखाने लगी और जल्द ही उसे अपनी तबीयत खराब होती हुई महसूस हुई और इसी मौके का फायदा यांग उठाने लगी जो हुआन की कंडीशन को अच्छे से समझती थी और उसे सीड्यूस करने की कोशिश करने लगी। जबकि दूसरी तरफ हम यांग के भाई को देखते हैं जो इस वक्त प्रेस को बुलाने के लिए कह रहा था। वो अपने मैनेजर से कहने लगा कि जरा प्रेस को बुलाओ और उन्हें बताओ कि हुआन इस वक्त हॉस्पिटल के रूम में मेरी बहन को हैरास कर रहा है, मैं भी देखता हूँ इसके बाद वो मेरी बहन से कैसे पीछे हटेगा। लेकिन जी जो उसकी ये सारी बातें सुन चुकी थी अंदर जाने की जिद करती है, जिस पर यांग का भाई उसका रास्ता रोककर कहने लगा कि प्रेस से पहले कोई भी अंदर नहीं जाएगा। जी का साथ देने के लिए उसका भाई आता है और यूँ वो हॉस्पिटल के रूम तक पहुँचने में कामयाब हो चुकी थी। लेकिन वहाँ पर आते ही वो कहने लगी यांग तुम्हें क्यों लगा था कि मेरे जीते जी तुम हुआन को बदनाम करने में कामयाब हो जाओगी। इसके जवाब में यांग कहने लगी मेरा ख्याल है जी
अब तुम्हें हिम्मत हार लेनी चाहिए। एक्चुअली हमारे बीच में वो सब हो चुका है जो शायद नहीं होना चाहिए था, लेकिन जी उसकी किसी बात पर ध्यान नहीं देती। वो यांग को मार मार के उसकी भुरगस निकालने लगी, लेकिन प्रेस के आते ही जी पैंथरा बदल लेती है और यूँ प्रिटेंड करती है जिस तरह यांग उस पर अटैक कर रही थी। जी मीडिया पर्सन्स को बताती है कि ये लड़की पागल है, इसका दिमाग खराब हो चुका है। पहले इसने खुद सुसाइड की कोशिश की और अब मुझे जान से मारने की कोशिश कर रही है, प्लीज मुझे बचा लो। जिस पर यांग कहने लगी मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। जी कहने लगी अगर तुम्हारा दिमाग ठीक होता तो तुम सुसाइड ना करती। जिस पर यांग जल्दी से अपना हाथ खोलकर कहने लगी देखो मैंने बिल्कुल भी सुसाइड नहीं की और मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक है और न ही मुझे कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। और यूँ उसका झूठ सबके सामने खुलकर आ चुका था। जी अपने भाई को बोलकर हुआन को वहाँ से बाहर भिजवा देती है। नेक्स्ट सीन में हम जी के भाई को देखते हैं जो हुआन को गाड़ी में बिठा चुका था। तभी जी कहने लगी भाई मैं जानती हूँ तुमने बहुत क्रिटिकल टाइम में मेरा साथ दिया है, उसके लिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। जिसके जवाब में उसका भाई कहने लगा हाँ हाँ ज्यादा फॉर्मेलिटीज पूरी करने की कोई जरूरत नहीं, और वैसे भी तुम कौन सा मेरी सगी बहन हो, लेकिन हाँ तुमसे एक बात जरूर कहना चाहूंगा, अगर लाइफ में तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बुलाना, मैं जरूर आऊंगा तुम्हारी हेल्प के लिए। अपने भाई के जाने के बाद जी हुआन को लेकर वहाँ से जाने की तैयारी करने लगी। अगले सीन में जी को दिखाया जाता है जो इस वक्त हुआन को दोनों हाथों से बांध चुकी थी। हुआन पूछने लगा आखिर इस सब का क्या मकसद है, जिस पर वो कहती है मैं जानती हूँ कि ड्रग्स का असर अभी पूरा नहीं हुआ, मेरा ख्याल है मुझे इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हुआन के बदलते हुए मूड को देखकर वो वहाँ से जाने लगी। जिस पर हुआन उसे रोकते हुए कहने लगा तुम कैसे जा सकती हो, तुम्हें क्यों लगा था तुम मुझे बांध दोगी तो मैं खुद को खोल नहीं पाऊंगा। साथ ही जी को बेड पर लाते हुए वो कहने लगा मेरा ख्याल है एज अ वाइफ तुम्हें अपनी ड्यूटीज पूरी कर देनी चाहिए। जिस पर वो कहने लगी प्लीज मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन हुआन उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसे केस करने लगा। यूँ लम्हा लम्हा उन दोनों के बीच एक खूबसूरत रात गुजरती है। अगली सुबह जी की आंख खुली तो वो हुआन को देखते हुए मन ही मन में सोचने लगी मानना पड़ेगा ये वाकई बहुत हैंडसम इंसान है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा बीस्ट भी है। जिस पर हुआन आंखें खोलकर कहने लगा क्या तुमने मुझे बीस्ट बुलाया। इसी दौरान जी को कॉल आ जाती है जो कि एक्चुअली यांग के भाई की तरफ से थी, जो उसे कह रहा था मैंने तुम्हारी मॉम को किडनैप कर लिया है, अगर तुम्हें अपनी मॉम जरा भी प्यारी है तो जल्दी से यहाँ आ जाओ, लेकिन अकेले आना। याद रखो अगर तुमने किसी किस्म की कोई बेवकूफी की तो अपनी मॉम को भूल जाना। जबकि दूसरी तरफ हम यांग और उसके भाई को देखते हैं जिनकी कस्टडी में इस वक्त जी की मॉम थी। मॉम पूछ रही थी आखिर मेरी बेटी ने ऐसा क्या किया कि तुम लोगों को मुझे किडनैप करना पड़ा। जिस पर यांग बताती है कि तुम्हारी बेटी ने मुझसे मेरा बॉयफ्रेंड चुराया है। मॉम कहने लगी तुम झूठ बोल रही हो, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी कभी भी दो लोगों के बीच में आने वालों में से नहीं है। जिस पर यांग उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगी अपना मुंह बंद रखो, मेरे सामने अपनी बेटी की साइड लेने की गलती बिल्कुल भी मत करना। लेकिन मॉम ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं थी कि जी ने उससे उसका बॉयफ्रेंड चुराया है, जिस पर उसे दोबारा थप्पड़ मारा जाता है। लेकिन अब यांग का गुस्सा मजीद बढ़ता जा रहा था। तभी वो कहने लगी तुम कितनी स्टबर्न हो, कितनी मुश्किलों से मैं तुम्हें यहाँ पर उठा कर लाई हूँ, तुम हमारे कस्टडी में हो, हमने तुम्हें बांध कर रखा है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा। लेकिन मैं भी डराने का हुनर बहुत अच्छे से जानती हूँ, अभी मैं तुम्हारे सारे दांत निकाल कर बाहर फेंक दूंगी, उसके बाद मैं देखती हूँ तुम्हारी जुबान कैसे चलती है। और वो वाकई अपने कहे हुए अल्फाज पूरे करने लगी। लेकिन वो ऐसा कुछ करती से पहले ही वहाँ पर जी आ जाती है। जी को देखते ही यांग का भाई कहने लगा जल्दी से डिवोर्स पेपर पर साइन करो वरना अपनी मॉम को भूल जाओ, मैं तुम्हें सिर्फ 3 मिनट का टाइम दूंगा, उसके बाद हम तुम्हारी मॉम के सारे दांत निकाल देंगे। लेकिन उनकी बातों में आने के बजाय जी कहने लगी मैं तुम दोनों को सिर्फ 3 मिनट का टाइम दे रही हूँ, मेरी मॉम को जाने दो वरना तुम दोनों अपनी सारी जिंदगी पछतावे में गुजारने वाले हो। ये सुनते ही यांग का भाई कहने लगा क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हें सिचुएशन समझ नहीं आ रही कि इस वक्त तुम किस सिचुएशन में फंस चुकी हो। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। इसको देखते ही यांग का भाई उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहने लगा ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, लेकिन मैं तुम सबको बता दूं कि मेरा यांग से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं और न ही मैंने किसी को किडनैप किया है। यांग हुआन और जी से माफी मांगने लगी। तभी जी कहने लगी मैंने पहले ही तुम्हें बहुत सारे चांसेस दिए थे, लेकिन लगता है कि तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई, तुम्हें सजा मिलना बहुत जरूरी है। अब पुलिस यांग और उसके भाई को अरेस्ट कर चुकी थी। नेक्स्ट सीन में हम जी को देखते हैं जो हुआ के साथ बाहर आ चुकी थी। तभी उसकी मॉम को देखते हुए वो कहने लगी मॉम क्या आप ठीक है। मॉम कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझसे ज्यादा बात करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो और ना ही मैं तुमसे बात करना चाहूंगी। अपनी मॉम को इस तरह नाराज देखकर जी को बिल्कुल भी अच्छा न लगा। लेकिन वहाँ से जाने से पहले मॉम कहने लगी रात को डिनर तुम दोनों हमारे साथ करोगे, और ये सुनते ही जी को काफी अच्छा लगा। सीन शिफ्ट होता है तो हम जी को देखते हैं जो हुआन के साथ मौजूद थी। तभी उसे मैसेज रिसीव होता है कि उसे बहुत बड़ी अमाउंट रिसीव हो चुकी है। ये देखते ही वो काफी हैरान हुई। इतने में वहाँ पर मास्टर आ जाते हैं जो जी से कहने लगे मैं नहीं जानता तुम्हारी लाइफ में मेरी क्या इंपॉर्टेंस है, लेकिन मेरे लिए तुम मेरी बेटियों से भी बढ़कर हो। एक्चुअली मैं वर्ल्ड टूर पर जा रहा हूँ, लेकिन मैंने सोचा जाने से पहले अपनी प्रॉपर्टीज और अपना बैंक बैलेंस तुम्हारे नाम कर दूं। अब तुम्हें इन सारी चीजों को देखना होगा। जिस पर जी कहती है आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी। लेकिन मास्टर कहने लगे तुम मेरी किसी भी चीज के लिए इनकार नहीं कर सकती। तभी हुआन कहने लगा उसको प्रोटेक्ट और उसकी केयर करने के लिए मैं मौजूद हूँ, आपको ये सब क्यों करना पड़ा। तभी मास्टर कहने लगे मैं जी को लेकर तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकता।
तुम उसका कितना ही ख्याल रख लोगे, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि पिग्स को दरख्तों पर चढ़ना नहीं आता। मास्टर जा चुके थे, तभी जी हुआन से कहने लगे कि अब मैं एक बिलियनर बन चुकी हूँ। वैसे मैंने सुना है कि अमीर लोगों की जिंदगी में बहुत सारे ट्रबल्स होती हैं, लेकिन मैं इन ट्रबल्स को अपनी लाइफ में वेलकम करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। ये सब देखने के बाद हुआन कहने लगा, अब तो तुम्हारे सामने मुझे अपना आप गरीब लगने लगा है। जिस पर जी कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। और इसके साथ ही हमारी जबरदस्त सी मूवी अपनी एंडिंग को पहुंची। लेकिन अगर यहाँ तक पहुंच चुके हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ऐसी जबरदस्त चाइनीज मूवीज के लिए स्टे ट्यून।